हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बिहार चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरोह भाग 2 चैप्टर 7 बादल राग कविता का सारांश, जिसके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त रूप में जीवन परिचय देखते हैं, फिर उसका सारांश पढ़ते हैं। बादल राग कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका जन्म 21 फरवरी सन 1896 में मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत में हुआ था। इसका जन्म भी विवादास्पद है, कोई 96 में बताता है तो कोई 97 में भी बोलता है भाई। और मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर सन 1961 में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत में। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी के दिन बताया जाता है। जीवन काल इनका रहा 65 वर्ष और उनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी थी महादेवी वर्मा और इनकी पुत्री थी एक। इनकी प्रमुख कविताएं थी अणिमा, अनामिका, ऐप्रा, अर्चना, आराधना, कुकुरमुता, गीत गूंज इत्यादि। इनके प्रमुख उपन्यास थे अप्सरा, अलका, इंदुलेखा, काले कारनामे, चमेली, चोटी की पकड़ और निरुपमा इत्यादि इनके प्रमुख उपन्यास थे। और इनके प्रमुख निबंध रहे हैं चयन, चाबुक, प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, बंग भाषा का उच्चारण, रविंद्र कविता कानन आदि। राष्ट्रीयता थी इनके पास, भारतीय थे ये, और प्रसिद्धि का कारण था कवि थे और लेखक थे। बादल राग कविता का सारांश चलिए। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक ओजपूर्ण कविता थी, ओजपूर्ण यानी जोशीली, जो उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह अनामिका से संकलित है। और निराला की साम्यवादी चेतना से प्रेरित कवि माने जाते हैं। निराला जी साम्यवादी चेतना से प्रेरित कवि माने जाते हैं और निराला ने मुक्तक छंद में अपनी कविताएं लिखी थी। निराला की कविताएं भी बताते हैं निराले ही होती हैं। उन्होंने अपने काव्य में शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषित वर्ग के प्रति गहन सहानुभूति प्रकट की है। और शोषक वर्ग होता है खून चूसने वाला, पूंजीपति, जमींदार लोगों से उन्होंने उनके वर्ग की घृणा प्रकट की है। और जो शोषित वर्ग के प्रति गहन सहानुभूति प्रकट की है, जिसका लोग खून चूसते रहते हैं, गरीब लोग, और करुणा के भाव अभिव्यक्त किए गए हैं। इस कविता में कवि ने बादल को क्रांति और विप्लव का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। किसान और जन सामान्य की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में प्रकट हुई है या फिर राग के रूप में पुकार रही हैं, नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। बादल पृथ्वी पर मंडरा रहे हैं, वायु रूपी सागर पर इनकी छाया वैसे ही तैर रही है जैसे अस्थिर सुखों पर दुखों की छाया मंडराती रहती है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख समान रूप से आते जाते रहते हैं। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि वायु रूपी सागर पर इनकी छाया, किनकी छाया? बादलों की छाया वैसे ही तैर रही है जैसे अस्थिर सुखों पर दुखों की छाया मंडराती रहती है। वे पूंजीपति अर्थात शोषक वर्ग के लिए दुख का कारण है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि वे शोषण करने वालों के हृदयों पर क्रूर विनाश का कारण बनकर बरसते हैं। कौन? बादल। उनके भीतर भीषण क्रांति और विनाश की माया छाई रहती है, भरी रहती है। युद्ध रूपी नौका के समान बादलों में गरजने बरसने की आकांक्षा है और उमंग है। युद्ध के समान उनकी भयंकर नगाड़ों रूपी गर्जना को सुनकर मिट्टी के दबे हुए बीज अंकुरित होने की इच्छा से मस्ती में भरकर सिर उठाने लगते हैं। बादलों के क्रांतिपूर्ण उद्वेग में ही अंकुरों अर्थात निम्न वर्ग का उद्धार संभव है। इसलिए कवि उनका बार बार गरजने और बरसने का आह्वान करता है। बादलों के बार बार बरसने
तथा उनकी वज्र रूपी तेज हुंकार को सुनकर समस्त संसार भयभीत हो जाता है। लोग घनघोर गर्जना से आतंकित हो उठते हैं और बादलों की वन रूपी हुंकार से उन्नति के शिखर पर पहुँचे सैकड़ों सैकड़ों वीर पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। गगन को छूने की प्रतियोगिता रखने वाले लोग अर्थात सुविधा भोगी पूंजीपति वर्ग के लोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी बादल की वज्र रूपी हुंकार से मुक्त विनाश लीला में छोटे छोटे पौधों के समान जन सामान्य वर्ग यानी शोषित वर्ग के लोग प्रसन्नता से भरकर मुस्कुराने लगते हैं। वे क्रांति रूपी बादलों के नवीन जीवन यापन करते हैं। वे क्रांति रूपी बादलों के नवीन जीवन प्राप्त करते हैं। नया जीवन प्राप्त होता है उन्हें। सस्य श्यामल हो उठते हैं। सस्य श्यामल सांवले रंग के या फिर हरे भरे हो उठते हैं, खुश हो उठते हैं। वे छोटे छोटे पौधे हरे भरे होकर हिल कर खिल खिल कर हाथ हिलाते हुए अनेक प्रकार के संकेतों से बादलों को बुलाते रहते हैं। क्रांति रूपी स्वरों से छोटे पौधे अर्थात निम्न वर्ग का जन सामान्य ही शोभा प्राप्त करता है। समाज के ऊंचे ऊंचे भवन महान नहीं होते, वे तो वास्तव में आतंक और भय के विनाश होते हैं। ऊंचे भवनों में रहने वाले पूंजीपति वर्ग के ऊंचे लोग सदा भयभीत रहते हैं। जैसे बाढ़ का प्रभाव कीचड़ पर होता है, वैसे ही क्रांति का अधिकांश प्रभाव बुराई रूपी कीचड़ या शोषक वर्ग पर ही छाया रहता है। निम्न वर्ग के प्रत्येक छोटे पौधे रोग शोक में सदा मुस्कुराते रहते हैं। इन पर क्रांति का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। शोषक वर्ग ने निम्न वर्ग का शोषण करके अपने खजाने भरे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी संतोष नहीं आता। उनकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, लेकिन वे क्रांति से गर्जना सुनकर अपनी प्रेमिकाओं की गोद में भय से कांपने लगते हैं। कवि क्रांति के दूत बादलों का आह्वान करता है कि वह जर्जर और शक्तिहीन गरीब किसानों व जन सामान्य की रक्षा करें। पूंजीपतियों ने इनका सारा खून निचोड़ लिया है यानी उनका खून पी लिया है, चूस लिया है। अब उनका शरीर हाड़ मांस की तरह रह गया है। इसलिए कवि ने बादलों को ही क्रांति के द्वारा उन्हें जन जीवन प्रदान करने का आह्वान किया है। तो ये था बादल राग कविता के सारांश, समरी यानी सार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।